नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। आज राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के पास क्या परमाणु हथियार होने चाहिए। बात सही है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति इस समय बन रही है, उस देश में कई तरह की आंतरिक समस्याएं हैं। ऐसे में अगर उसके पास रखा हुआ परमाणु हथियार ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जो असामाजिक तत्व हैं, तो फिर तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम दुनिया को देखने को मिलेगा। हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार, ओपेनहाइमर ने जब पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाया तो उन्होंने खुद ही कह दिया, ये मैंने क्या बना दिया। और उसका प्रभाव भी देखने को मिला जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ लगी। फिर रूस ने बनाया, जो उस समय यूएसआर हुआ करता था। बाद में यूएसएसआर ने चीन को टेक्नोलॉजी दी और चीन ने बनाया। यूएसए ने यूके और फ्रांस को यह मदद की, उन्होंने हथियार बनाए। फ्रांस की मदद से यह हथियार पहुंचता है इजराइल, इजराइल ने बनाया। और फिर चीन ने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को हेल्प करी इस पूरे न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में। एक देश था जिसने कभी किसी और देश से इस विषय पर मदद नहीं ली, और वह इकलौता देश है भारत। भारत ने पहली बार 1974 में अपना यह प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें भारत ने न्यूक्लियर विस्फोट किया था और उसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि भारत के पड़ोस में था चीन। और चीन एक ऐसा देश है जो लगातार भारत के ऊपर अतिक्रमण करता जा रहा था। ऐसे में भारत को अपने आप को बचाना था और चीन के परमाणु धमकियों से बचना था, तो फिर उसने यहां पर परमाणु हथियार बनाए। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो रूल किया करते थे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, चाहे पाकिस्तान भूखा मर जाए, लेकिन मैं अपने यहाँ परमाणु बम बनाकर रहूंगा। और फिर चीन की मदद से उन्होंने परमाणु हथियार बनाए। 1998 में जब भारत ने पोखरण परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने भी उसी महीने में कर लिया परीक्षण। मतलब यह है, क्या पाकिस्तान के पास हथियार नहीं था? तो बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पास हथियार पहले से ही था और पाकिस्तान बस उसे छुपा कर रख रहा था। लेकिन जब भारत ने दुनिया को बताया कि हमने परमाणु विस्फोट किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट पहली बार 98 में किया। उसके बाद लगातार वह भारत को यही धमकी देता रहा कि हमारे पास परमाणु हथियार है, और इसके आड़ में वह लगातार भारत पर आतंकवादी हमले करता रहा। इसकी शुरुआत होती है 2001 में, जब हमला किया गया पार्लियामेंट में। और तब भारत ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने फिर कहा, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम तुम्हारे ऊपर मार देंगे। क्योंकि भारत की एक पॉलिसी थी, वह थी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अगर जितने भी 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, केवल भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनकी यह पॉलिसी है कि हम परमाणु हथियार पहले उपयोग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने लगातार आतंकी हमले जारी रखे भारत में, और जब भी ऐसा मौका बनता कि पाकिस्तान के ऊपर हमें अटैक करना होता, तो पाकिस्तान धमकी देता कि हमारे पास परमाणु हथियार है। और उसके बाद भारत में कई सारे हमले होते रहे। 26/11 जैसा निशंस हमला भी हुआ, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए। अब भारत को यह लग रहा था कि यार, यह जो ब्लैकमेल है परमाणु का, यह कब तक हम झेलेंगे? तक हम इस ब्लैकमेल के आगे अपने लोगों को मरने देंगे? फिर उरी में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया। भारत ने रिटेलिएट किया सर्जिकल स्ट्राइक, कहा कि बहुत हुआ, अब इस ब्लैकमेल को हम नहीं सहने वाले। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकी बेस कैंप को उड़ा दिया था। 2019 में हुआ बालाकोट का एयर स्ट्राइक, चूंकि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए, तो भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। यह भी नए तरीके की स्ट्रेटजी थी कि भारत अब पाकिस्तान के परमाणु हमले के दबाव में नहीं आ रहा था। पुलवामा के हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन वहां पर सैनिकों के साथ हमारे मुठभेड़ चल रही थी। लेकिन फिर पहलगाम में आतंकी हमला होता है, और अब आतंक की पराकाष्ठा हो चुकी थी।
क्योंकि भारत के आम लोगों को मारा गया था और इस बार धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से यह हमला किया गया था। भारत ने रिटेलिएट किया और ऐसा रिटेलिएट किया कि पाकिस्तान आज भी ब्लीड कर रहा है। भारत ने उसके 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी। इसमें से 5 ऐसे ठिकाने थे जो पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में आते थे। तो बात स्पष्ट है कि भारत ने अब पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि न्यूक्लियर वेपन का ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलने वाला। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री ने जब जनता को संबोधित किया तब भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो ब्लैकमेलिंग करता है न्यूक्लियर वेपन की, अब वह उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। मतलब कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि कई सारी खबरें आ रही हैं कि सरगोधा के पास जो किराना हिल्स है, वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो रहा है। क्या वहां पर ब्रह्मोस गिरा? कोई नहीं जानता। भारत ने वैसे जानबूझकर या नहीं मारा होगा, अगर गया भी होगा तो पाकिस्तान जाने, लेकिन भारत ने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, दुनिया को यह दबाव महसूस हो रहा है, इसी वजह से अमेरिका मदद करने को आगे आया और पाकिस्तान के बिहाफ में इंडिया से बात की। तब इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि इस बार छोड़ दे रहे हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। तो फिर राजनाथ सिंह का यह कहना कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, उसके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, यह क्यों कहा गया? अब आप पाकिस्तान के इतिहास को समझिए। 1947 में 3 जून प्लान के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हुए जो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। इसमें खैबर पख्तून का एरिया है और बलूचिस्तान का एरिया। 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है, क्योंकि वह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वेस्ट पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी उसमें खासकर बंगालियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इस वजह से वहां पर मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा की शुरुआत करी और बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के तहत 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान वहां से 2 भागों में बंट चुका था, लेकिन अब वेस्ट पाकिस्तान, जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर भी 4 प्रमुख क्षेत्र आते हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। इन सभी के बीच में भी कई सारी समस्याएं चलती हैं। आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में जो कुछ है वह पाकिस्तान का पंजाब है। आप वहां के पॉलिटिक्स में देखें तो पंजाबी हावी हैं, वहां के खेल को देखें तो पंजाबी हावी हैं, वहां की आर्मी को देखें तो पंजाबी हावी हैं। बाकी क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार नहीं मिला है। ऐसे में सबसे फ्रेजाइल एरिया है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान खुदादाद खान, खान ऑफ कलात, वह कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ वहां मिले। उन्होंने 1947 में भारत के साथ मिलने की पेशकश रखी। जवाहरलाल नेहरू ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। तभी जिन्ना ने आर्मी का उपयोग किया, बलूचिस्तान पर हमला किया, उसको अपने में मिला लिया और यहीं से बलूचिस्तान के अंदर वह आग फैली कि भाई हम इनके साथ नहीं जाना चाहते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 40% एरिया होल्ड करता है और 90% मिनरल्स पाकिस्तान के वो वहीं पर मिलते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई क्षेत्र पूरे पाकिस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ है तो वह बलूचिस्तान का क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यह बनती है और बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार काम करती है। और अभी बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। उसने खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कह दिया है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी टूटेगी और पाकिस्तान की सामरिक स्थिति भी लगातार कमजोर होती जाएगी। चूंकि बलूचिस्तान का अलग होने का मतलब है चाइना और पाकिस्तान के सीपेक प्रोग्राम का भट्ठे में बैठ जाना। चाइना ने $500 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में सीपेक के अंदर और इसका मुख्य क्षेत्र है ग्वादर, जो कि आता है बलूचिस्तान के अंदर। और यह ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। लगभग 300 किलोमीटर का क्षेत्र होल्ड करता है यह कोस्ट लाइन का। ऐसे में अगर वह अलग हो गया तो पाकिस्तान के पास न मिनरल होगा और न कोस्टल एरिया, एक छोटा सा कराची पोर्ट ही इनके पास बचेगा। ऐसे में पाकिस्तान बहुत फ्रेजाइल स्थिति में जा चुका है। खैबर पख्तून में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। वहां पर ताहिर तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, उसने खैबर पख्तून के एरिया को कैप्चर कर लिया है और यहां पर पाकिस्तान ने स्वयं माना है कि टीटीपी से ही पूछकर उनको अपनी फसलें काटनी पड़ती है, टीटीपी को उनको चुंगी देना पड़ता है। तालिबान ने साफ कहा है कि वह डूरेंट लाइन को नहीं मानता। एक तरफा यहाँ पर टीटी हुई थी, इस टीटी को हम वर्तमान समय में नहीं मानते हैं। ऐसे में खैबर पख्तून का एरिया भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। बलूचिस्तान ने तो घोषणा ही कर दी है कि वह आजाद हो चुका है और इधर पंजाब और सिंध
इनके बीच में भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो इंडस वैली है वहां पर उसके थ्रू सिंध को पानी न दिया जाता है और पूरा पानी पंजाब की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में सिंध और पंजाब के बीच में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से रही सही कसर वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप। आखिर वहां का असली राजा कौन कौन है शासक? तो हर कोई जानता है, सेना है वहां की शासक, और वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई औकात नहीं है। पर शहबाज शरीफ एक तरीके से आसिम मुनीर के अंतर्गत ही काम करते दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई है इमरान खान के जेल जाने के बाद, वहां पर सेना को लेकर लोगों के अंदर विद्रोह की भावना है। शायद इसी वजह को मेंटेन करने के लिए आसिम मुनीर ने यहाँ पर आतंकवादियों को भेजा और पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। आसिम मुनीर का चेहरा तो गया ही गया, पाकिस्तान की बची कुछ इज्जत भी यहाँ पर मिट्टी में मिल गई। अब पाकिस्तान जब इतना फ्रेजाइल है तो वहां पे जो आतंकवादी संगठन है, क्या हम यह कह सकते हैं कि वहां के परमाणु हथियारों पर क्या आतंकवादी संगठनों का हाथ नहीं होगा? शायद इसी वजह से अमेरिका इस समय पाकिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहा है। वह एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर रखे न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना अधिकार दिखाएगा और उसको धीमे धीमे करके नष्ट करेगा। अभी लगातार यह खबर आ रही है कि कैना हिल्स में भूकंप आ रहे हैं। आज 5 दिन हो गया है और भूकंप अभी भी थम नहीं रहे हैं। कुछ तो बड़ा हो रहा है। ऐसे में अगर उसके पास परमाणु हथियार रहे तो दुनिया भी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के एक नेता ने कह भी दिया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी। हम परमाणु हथियार का उपयोग पूरी दुनिया में करने वाले हैं। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां की राजनीतिक अस्थिरता, वहां की क्षेत्रीय स्थिरता, यह सब परमाणु हथियारों के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। इस वजह से पाकिस्तान से परमाणु हथियारों को छीन लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।